बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल दिल दिया दहलीज जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज। उसकी ये 42वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उसे हैदराबाद में रहते हुए ठीक 1 माह हो रहा था। 10 दिन पहले अली उसे नानी से मिलवा कर लाया था। नानी बहुत बीमार थी, उसे बहुत दुख हुआ था। उसने कहा भी था कि वो साथ चले, अब तो उसका अपना घर है, मगर उसकी ना को वो हाँ में ना बदल सकी थी। सरदार मामू ने अली को बहुत आवभगत की थी। ज़िंदगी में पहली बार मुतरबा को गले से लगाया था, सर पर हाथ फेरा था, चलते हुए 1 जोड़ा और 10 रुपए भी दिए थे, और साथ ही कहा था कि थोड़े बहुत पैसे उसने कफन दफन और सरदार के बच्चों के लिए उठा रखे। कफन दफन का सुनकर उसे बहुत रोना आया था। वो बहुत बोझल दिल के साथ वापस हुई थी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे ये उसकी आखिरी मुलाकात थी नानी से। चलते हुए नानी ने कहा था, जैतून बानो, अली तेरा मर्द ज़रूर है, मगर यही मेरी उम्र भर की कमाई है। उम्र भर कोशिश की कि उसका एहसान मेरे सर पर ना हो। अपनी मेहनत मजदूरी की रोटी खाओ, मगर 16 आने और हवेली वालों ने जो एहसान किया है, मेरे पास उसका बदल नहीं है, सिवाय इस दुआ के कि हवेली की जितनी बेटियां अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। वह हैदराबाद आकर बहुत दिन उदास रही। फिर एक रोज़ अली ने उसे खुशखबरी सुनाई कि बसीर अली ख़ान की शादी हो रही है। आज ऑफिस में अम्मा जी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा है कि पहली फुर्सत में मुतरबा को हवेली भिजवा दो। उसे बसीर अली ख़ान की शादी का बहुत इंतज़ार था, और यह भी कि कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके लिए कपड़े बनवा लिए हैं। अम्मा जी के उस अपनायत भरे पैगाम पर उसकी आंखें भर आई थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो बहुत मजबूत मैके की बेटी है। अली ने तो कोई ऐसा तासुर नहीं दिया था कि वो बच्चे को साथ लेकर जाए। उसने खुद कहा था वो बच्चे को साथ लेकर जाएगी। और जब वो गुलाबी सूट और सुर्ख चादर में बच्चा गोद में उठाए हवेली में दाखिल हुई तो वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ गई। एक लम्हे को तो उसे यकीन ही नहीं आया कि वो हवेली वालों को इतनी प्यारी है। वाह मुतरबा, क्या रेडीमेड औलाद मिली है, माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। तज़ई ने बेसाख्ता बच्चा गोद में लेकर रुखसार चूम लिया था। माशाल्लाह, बड़ी जल्दी हिल गया तुझसे। बच्चे ने मुंह बसोर कर मुतरबा की तरफ हाथ बढ़ाए तो अम्मा जी ने बहुत खुशी से कहा, आखिर किस बाप की औलाद है जो इससे एक लम्हे को हिल गया था। नाज़नीन की खूबसूरत हंसी फिजा में बिखरी थी। अच्छी तो है। अम्मा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से उसे देखा। आपकी दुआ है अम्मा जी, उसने नज़रें झुकाकर कहा। अल्लाह खुश रखे। एक हंजाल है, उम्र भर को तेरी जान छूट गई। वो जज्बा तशक्कुर से चूर अंदाज में जैसे खुद कलामी कर रही थी। आजकल तो बड़ा काम होगा हवेली में, उसने बच्चे को तपकते हुए कहा। हाँ, मगर हम तुझसे काम नहीं करवाएंगे, तेरा मर्द केस बना देगा हम पर, आखिर पुलिस वाला है। अम्मा जी ने भी मजाक किया। नहीं अम्मा जी, मैं तो अब भी आपकी बांदी हूँ, वो बहुत धीमी आवाज़ में कह रही थी। बांदियाँ तो तेरी 12 पुश्तों में होती आई होंगी। एक ज़रा आजमाइश थी बस तुझ पर। जिन 12 पुश्तों का एक ढेले का रिस्क ना खाया मैंने, मैं क्या जानूँ उनको, वो बहुत एतमाद से कह रही थी। देखा अम्मा जी, 1 महीने में ही कितनी संजीदा बातें करने लगी है। तज़ई ने हंसकर कहा। नहीं खैर, समझ वाली तो है ये। अम्मा जी ने शफकत अमेज़ अंदाज से उसे देखा। मगर तैमूर तो ये कहते हैं कि सर से गुजर जाती है इसकी हमारी बातें, बहुत आसान अंदाज में बात करना पड़ती है इससे, नाज़नीन ने कहा। मुतरबा जैसे एकदम चौंक पड़ी। ये तो ख्याल ही नहीं आया कि नॉनसेंस अहमक कहने वाला अब इस हवेली इस वतन ही में नहीं है। उसे हवेली में यकायक बहुत बड़ी कमी का एहसास हुआ। चरी बूटों की चरचराहट, जीना उतरते हुए कदमों की मखसूस धमक, उनकी आम से कबल ही उनकी आम का ऐलान, एक मखसूस खुशबू की ज़बानी, एक ख़ास अंदाज की खनखार, जाने क्या क्या कम हो गया था हवेली में। उसके अंदर वहशत के बगोले नाचने लगे। उसे महसूस हुआ कि अली की ज़ात इतनी हंगामा परवर और पुरजोशो पुरशोर है कि ज़ात के बंद दरवाजे खुलने की फुर्सत और मोहलत नहीं मिलती। महज इतनी ही दूरी ने अंदर उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी थी। उसने घबराकर बच्चे की पेशानी पर बोसा दिया था। बच्चे का नाम क्या है? अम्मा जी को वो बहुत अच्छी लगी, बच्चे को प्यार करते हुए। बारी। उसने दोबारा उसकी पेशानी पर बोसा दिया। बड़ा जच रहा है नाम बच्चे पर। तज़ई ने बहुत खुश होकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मेरे ख्याल में तो पूरा नाम अब्दुल बारी होगा। वो फिर गोया हुई। जी, अब्दुल बारी में मेहंदी, उसने तायद करते हुए पूरा नाम बताया। वाह साहब, क्या बारोब नाम है। नाज़नीन ने बच्चे का रुखसार छू कर कहा। इसे नींद आ रही है, ऊपर सुलाऊं, नीचे तो बहुत शोर है। वो उठ खड़ी हुई। 16 आने की कोठरी में ना चली जाना, अम्मा जी ने ऊपर आखिर वाला कमरा खुलवाया है। अलमिताब भी आ गई थी। दूध पिला दे, पहले आराम से सोता रहेगा, अम्मा जी ने ताकीद की। डब्बे का पिलाती होगी, तज़ई ने शरारत से कहा। जी, वो झिम कर मुस्कुरा दी। लो,
इस उम्र में तो यूं भी अपना छूट जाता है। अम्मा जी मजाक नहीं समझी, सीधेपन में कह गई थी। हैं अम्मा जी, अभी उसकी उम्र ही क्या है? नाज़नीन मुस्कुराई। अरे मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, माशाल्लाह 2 साल का तो हो गया है ना। अम्मा जी ने फिर सादगी से वजाहत की। जी, ये बता रहे थे कि 2 साल कुछ महीने का हो गया। वो बोली। हाय जालिम, क्या आफत लगी है, वो उन कहते हुए। अब बता, बहुत रो रही थी कि शादी नहीं करूँगी। तज़ई ने खिंचाई की। वाकई लग रहा था कि निकाह के वक्त इनकार कर देगी। नाज़नीन भी गोया हुई। मुतरबा का चेहरा एकदम बेतासुर हो गया, नए सिरे से जैसे हवासों पर बर्फ़ पड़ गई। उसकी नज़रें बेसाख्ता उस दरख्त की तरफ उठ गई जहाँ से छुपकर उसने दिल की वीरानी का पहला मरहला तय किया था। ज़रख़ेज़ ज़मीन पर पहली बार हल चला था। सब्ज़े के शौक़ में जैसे ज़मीन को रौंदे जाने की तकलीफ़ नहीं हुई, या ये कि रुदकियाँ फूटने की लज्जत हर अज़ियत जब भुला देती है, ऐसी रुदकियाँ फूटी थी कि वे फल फूल के झाड़ उगे थे। उसने खुद पर काबू पाकर बच्चे को शाने से पलकाया और अंदर की सिमत बढ़ गई। बस बसीर अली खान की रस्म उपटन का हंगामा था। वो बच्चा मामा बिल्ली को थमाकर अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी। हॉल में सोफ़े पर बड़े इस्त्री-शुदा कपड़े उठाने आई थी। तकरीब बाहर बाग में हो रही थी। फ़िलहाल सब अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। वो कपड़े बाजू पर लटकाकर बाहर की तरफ बढ़ी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और अपने मखसूस अंदाज में पूछा, कौन? कौन नहीं, तैमूर अली ख़ान। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो तो जैसे उछल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम ख़ान। मुतरबा। वहाँ से इस्तफ़सार हुआ। जी ख़ान। उसका लहजा सर्द हो गया। शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद हुआ। अली कैसा है? शायद ज़िंदगी में कभी पूछ ही लूँ, ये तुम कैसी हो? जी ठीक है। अच्छा सुनो, पहले नाज भाई को बुलाओ, फिर 3-4 मिनट के वक्फे के बाद अम्मा जी को बुला लाना। अजीब तरह का पैगाम था। उसने रिसीवर रखते हैं उसी लम्हे नाज भाभी हॉल में दाखिल हुई। आपका फ़ोन है छोटे खान है, उसने संजीदगी से कहा। ओह तैमूर। नाज़नीन वफूर शौक़ से आगे बढ़ी। हेलो तैमूर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक हो ना? बताओ। वो बोलते बोलते एकदम रुकी और माउथ पीस पर हाथ रखकर मुतरबा को वहाँ से जाने का इशारा किया। वो तो यूँ भी जाने वाली थी अम्मा जी को बुलाने। हदायत के मुताबिक 2 मिनट का वक्फा गुजार ही रही थी। अजीब उलझे हुए अंदाज में वो अम्मा जी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। तैमूर की आवाज़ ने एक मरतबा फिर उसका असाबी निज़ाम तलपट करके रख दिया था। अली की सुहागन होने के एहसास के साथ आज वो संवरने का हर शौक़ पूरा करना चाह रही थी, मगर अब ऐसी कैफियत हो रही थी गोया कोई लंबी बीमारी काट कर उठ रहा हो। वो अपनी सोचों में गुम अम्मा जी के कमरे में आई थी। अम्मा जी, छोटे खान का फ़ोन है, उसने आम से अंदाज में मतला किया। अच्छा। वो एकदम पलंग से उतर आई। बताओ, कुछ दिन और रुक जाता, भाई की शादी में शरीक हो जाता। इस लड़के की भी अपनी अलग दुनिया है। तेरी बात हुई थी तैमूर से? खुशी से वो जैसे अपना आप भूल रही थी। जी। वो उनके साथ बाहर निकलते हुए बोली। बहुत खुश था तेरे ब्याह से कि अम्मा जी बहुत अच्छा काम कराया अल्लाह ने मेरे हाथों। मुतरबा ठिकाने पर पहुँच गई। इतना खुश तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। यूँ भी घर बसाना, वो भी किसी मजबूर का, बड़े सवाब का काम है। भली नेकी की मेरे बच्चे ने, अल्लाह उसे खुशियाँ दे। अम्मा जी साथ चलते हुए बोलती जा रही थी, दुआएं दे रही थी, और वो ज़मानो मकान से मावरा जहाँ में ना समझ में आने वाली दुख की छाँव में बैठ गई थी। कितनी अजीब बात है, किसी की अजीम खुशी, किसी का अजीम दुख, जैसे एक तस्वीर के 2 रुख। तुम्हारी तो दीन दुनिया सवर की तैमूर खाना मेरी दाव पर लगी हुई है। कोई किसी को कितना समझा सकता होगा जितना मैं खुद को समझाती हूँ अली। मेरी भंवर में फंसी कश्ती का जफाकश मला, हालांकि मैं उस पर कुर्बान होना चाहती हूँ, मैं उसे खुशियाँ देना चाहती हूँ, मगर मुझे अपनी समझ नहीं आ रही। वो अम्मा जी को हॉल तक छोड़कर अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ी थी। वलीमे की शाम वो पहली काम के ऑरेंज शलवार कुर्ते में ढेरों फूल पहने, बारी को गोद में उठाए पंडाल में बाहर खड़ी अली को ढूंढ रही थी, जो सुबह ही हवेली पहुंचा था। खैरियत से हो मुतरबा? एक जानी पहचानी आवाज़ पर वो चौंकी। बाहर जानिब ब्राउन पैंट और सफ़ेद कमीज़ में मलबूस आरिफ खड़ा था। खैरियत से हूँ, उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए लापरवाही से कहा। तुम तो बड़ी खुश होगी, सुना है किसी पुलिस वाले से शादी हुई है। वो उसके सरापे का बगौर जायज़ा ले रहा था। जिस तरह इंसान पैदा होता है खाता पीता, उसी तरह एक दिन सब कामों की तरह शादी भी हो जाती है। इसमें खुशी गमी का क्या सवाल। इंसान को खुश रहने का शौक़ हो तो शादी के बगैर भी खुश हो लेता है, और ना होना चाहे तो शादी से भी क्या होता है। उसने कदरे सर्द मोही से उसे देखकर जवाब दिया। लेकिन वो तो अपनी शादी पर बहुत खुश होता होगा, जिसे अपनी मर्ज़ी का साथी मिलता होगा, जैसे कि तुम्हारा खामद। वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया था। शायद, मुझे तो यूँ भी यहाँ वहाँ हर शख्स ही खुश दिखाई देता है, उसने बेजारी से जवाब दिया। हाँ, दरअसल तुम्हें गौर से देखने की आदत नहीं है, उसने हंस कर कहा।
تو ضرورت بھی کیا ہے؟ اور ہاں سنو، تم مجھے تم نہیں کہو، میرے میاں نے سن لیا تو برا منائیں گے، وہ بھی مجھے تم نہیں کہتے۔ خسیارے نہیں ہے، خاندانی ہے، اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ اسے عارف کا یوں تفصیلی بات کرنا بہت کھل رہا تھا۔ تمہاری چال سے لگتا تھا تم بہت اونچے خواب دیکھتی ہو۔ خوشی کی بات ہے، خواب پورے ہو گئے، وہ بہت سادہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ شاید تمہیں میرے اونچے خوابوں پر اعتراض تھا۔ وہ قدرے تلخی سے مسکرائی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا تنگ کر رہا ہے؟ علی کسی سمت سے نمودار ہوا اور باری کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنگ تو نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کھانا کھا چکے تو اسے لے جائیے گا، میں اطمینان سے کھانا کھا لوں گی۔ میں آپ سے کہہ بھی رہا تھا کہ اماں کو ساتھ لے جائیے۔ خیر ٹھیک ہے، اور ہاں آپ کو اس طرح باہر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ابھی خطرہ موجود ہے۔ میرا شناختی کارڈ آپ کے ماتھے پر لگا ہوا نہیں ہے۔ وہ پھر شوق ہوا چاہتا تھا مگر ایک دم سنبھل گیا۔ آپ کی تعریف؟ اس نے مطربہ سے سوال کیا تھا۔ یہاں گاؤں میں ہی رہتے ہیں، پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے انہیں، حویلی میں بھی آتے جاتے ہیں، ان کے والد بڑے خان کے خاص آدمی ہیں۔ صحیح بتایا ہے نا؟ وہ کھلکھلائی۔ علی کی ایک بھرپور ستائشی نگاہ نے پھر اسے بہلا دیا تھا۔ بالکل صحیح بتایا، وہ دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ بہت غور سے اس نے علی کا جائزہ لیا تھا۔ اچھا چلیں، اب آپ اندر جائیے، باہر آنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک؟ وہ بشاش سے کہہ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے کے انداز میں مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مطربہ بھی عارف پر نگاہ ڈالے بغیر پلٹ گئی تھی، اور عارف جوتے کی ٹو سے گھاس مسلتے ہوئے جانے کی اس دھیان میں تھا کہ ایک لڑکے نے اسے متوجہ کیا۔ یہاں اکیلے کھڑے کیا سوچ رہے ہو یار؟ وہ بہت وقار سے مسکرایا تھا۔ کتنی آوازوں کے اسرار تھے پہنا ان میں، آج تک سوچ رہا ہوں۔ وہ سریلی آنکھیں۔ علی تو اگلے دن چلا گیا تھا۔ مطربہ کو خالہ سولہ آنے نے وہ 30 دن کے لیے روک لیا تھا، 2-3 دن کے لیے روک لیا تھا۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑ چکا تھا، مہینوں کی تھکن اتر رہی تھی۔ بہت جلد سب پڑھ کر سو جاتے تھے۔ وہ گرم پانی کا فلاسک لے کر اوپر چڑھنے لگی تو نازنین سامنے آ گئی۔ مطربہ جی؟ وہ رک گئی۔ بچہ سو گیا یا سلاؤ گی ابھی؟ عجیب پیش بندی کا سا انداز تھا۔ وہ تو جی سو چکا، کوئی کام؟ ہاں وہ بات یہ ہے کہ تیمور کا لندن سے فون آئے گا بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، اور یاور مجھے بلا رہے ہیں، اس لیے میں ہال میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ماما اور روپا دیوی سے میں یہ کام نہیں لینا چاہتی کہ اماں جی کو پتہ چل گیا تو ان کا جی برا ہوگا کہ تیمور کی ان سے بات کیوں نہ کرائی۔ دراصل یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا تم گھنٹہ آدھ گھنٹہ یہاں ہال میں بیٹھ سکتی ہو بچے کے پاس؟ میں روپا دیوی کو بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ وہ در حقیقت کچھ سمجھی نہیں تھی۔ ہاں جب مجھے بلانے آؤ تو کچھ کہنا مت، بس دستک دینا، میں آ جاؤں گی، ٹھیک؟ جی۔ اب ذرا سی پریشانی اس کے چہرے پر جھلکنے لگی تھی۔ نازنین دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے پرسکون انداز میں آگے بڑھ گئی اور وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی کہ بغیر کسی کام کے گھنٹہ بھر کیسے بیٹھا جا سکتا ہے۔ اس نے کارپٹ سے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھے اور دراز ہو گئی۔ ذہن میں بے ترتیب سوچیں گردش کرنے لگی۔ وہ تو اپنے حق میں بہتر ہی سمجھ رہی تھی کہ تیمور علی خان وطن میں نہیں تھے، ان کی موجودگی اسے گاہے بگاہے بے سکون ضرور کرتی، مگر اب پھر ان کی آواز سننا تھی جو وہ اب کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانے کیا کیا سوچ رہی اور جانے کب اونگ آ گئی۔ فون کی بیل جانے کب سے بج رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بدحواس انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ جی خان، السلام علیکم۔ جی میں کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی آپ کے فون کا۔ اس کی آواز میں نیند کا غلبہ انوس تھا۔ کون سے خان کے فون کا انتظار کر رہی تھی؟ حالانکہ اب تو صرف میرے فون کا انتظار کرنا چاہیے آپ کو۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ دوسری طرف علی تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ کوئی شک؟ کیا میرا فون آنا کوئی حیرت کی بات ہے؟ وہ دوسری طرف بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں تو وہ جی بس وہ یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ میں بے ربط ہو گئی۔ باری کہاں ہے؟ وہ بہت بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سو رہا ہے اکیلا؟ اس کی آیا کو یہاں چھوڑ گئی ہیں آپ؟ نہیں، وہ روپا دیوی ہے اس کے پاس۔ وہ جانے کی اس کے بدلے ہوئے انداز پر گھبرا رہی تھی۔ ٹائم کیا ہوا اس وقت؟ وہ اپنی نیند کا اندازہ کرنا چاہ رہی تھی۔ حیرت ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، باری کی وجہ سے اس وقت فون کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اسٹیشن سے۔ آج ابھی تک یہاں ہی ہو سکتا ہے صبح تک یہاں ہی رہو۔ بچے کا خیال رکھنا، مجھے بہت فکر ہے۔ خدا حافظ۔ وہ وارفتگی، وہ بے ساختگی آج کچھ بھی نہیں تھا۔ جن کو بھرپور چاہت ملنے کا ادراک ملتا ہے وہ کمی بیشی کا ادراک اس سے کہیں زیادہ رکھتے ہیں۔ اس کا گمسم ہونا عین فطرت تھا۔ یہ چند دنوں کی قربتیں اس کی زندگی کا اہم موڑ تھی۔ سادہ سے سادہ عورت کو بھرپور مرد کی بھرپور رفاقت جو شعوری ترقی دیتی ہے وہ کسی کے سکھائے پڑھائے سے کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے بے دلی سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ریسیور رکھتے ہی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا تھا اور بہت محتاط انداز میں بولی تھی۔ ہیلو کون؟ اس وقت میں اتنا بزی ہوتا ہوں فون۔ اس وقت بھی اتنا بزی ہوتا ہے فون؟ دوسری جانب تیمور علی خان جھلا رہے تھے۔ السلام علیکم، بلا کر لاتی ہوں خان، ہولڈ رکھیے۔ اس نے کوئی بات کرنے اور سننے سے پہلے ہی
रिसीवर होल्ड कर दिया और तेज़ी से यावर अली खान की ख्वाबगाह की सिमत बढ़ी थी। बहुत आहिस्ती से दस्तक दी थी। ठीक है मुतरबा, चलो आ रही हूँ। ऐसा करो तुम ऊपर चली जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आते आते अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी। मुतरबा कुछ बोले बिना ही अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। रात उसकी बहुत कल कटी थी। नहायत फितरी अमल था कि एक शख्स उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। वो अपने वालहाना अंदाज उस पर निछावर किए थे। चाहे जाने की अजीम लज्जत से आशनास था। सिर्फ देना क्या होता है, ये कीमती आगाही बख्शी थी। फिर उसका बदला हुआ अंदाज उस पर क्यों कर असर अंदाज ना होता। सुबह ही उसने अम्मा जी से कह दिया था कि उसे हैदराबाद भिजवा दें। है ये एकाएक ही क्या हुआ? वो 4 रोज़ के लिए तो अपनी खुशी से रुकी थी। नहीं रुकना था तो अली के साथ ही चली जाती। वो फिक्रमंदी से बोली थी। बस अम्मा जी, मेरा दिल चाह रहा है जाने को। तज़ीन शरारत से खनखारी। अब तुझे बच्चे के साथ क्या भेजने से रही? अली ने कहा था अलीमुद्दीन के साथ भेज दीजिएगा। हैदराबाद एयरपोर्ट से मैं ले जाऊंगा। खैर मैं तेरे खान से बात करती हूँ, तो फिक्र ना कर। तेरा तो हवेली से ज़्यादा कहीं दिल ही नहीं लगता था। अम्मा जी मुस्कुराई। अब बता, बहुत रो रही थी कि शादी नहीं करूँगी। नाज़नीन ने छेड़ा। उसने जाने के इस ध्यान से चौंक कर नाज़नीन की सिम देखा, फिर खाली खाली नज़रों से अम्मा जी और तज़ीन को बारी बारी देखा। कल क्या होना है किसी को पता थोड़ी होता है, वो संजीदगी से बोली। तज़ीन को उसमें कोई ख़ास बात महसूस होने लगी। अच्छा फिक्र ना कर, करती हूँ बंदोबस्त। इससे अच्छी क्या बात है कि तुझे अपने घर का ख्याल है। फिर भी क्या बात हो गई है? मुझे तो बड़ी चुप चुप सी लग रही है, तज़ीन ने पूछा। नहीं बीबी जान, वैसे ही कुछ तबीयत सी ख़राब है। उसने खाली खाली निगाहों से नाज़नीन की सिम देखा था। अम्मा जी मैं सामान बांध रही हूँ, बस आप मुझे भिजवा दें। हाँ कह तो दिया। तेरे सफ़र का इंतज़ाम हो जाए तो अली को भी फ़ोन करवा दूँगी, ठीक है? तसल्ली रख। अलीमुद्दीन को भी तेरी वजह से जल्दी जाना पड़ेगा। तेरे बड़े खान अकेली को तो भेजेंगे नहीं। वो खामोश रही। उसे किसी और के मसले से दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो शख्स को करीब से एक मरतबा फिर देखना चाह रही थी, जो उसके सूखे धान जैसे वजूद पर अबर बनकर बरस रहा था। इतना घना गहरा बादल कि उसकी सैराबी की तलब बढ़ गई थी। ज़रूरत शमा बन गई थी। उसे कुछ दिए बगैर बहुत कुछ मिल रहा था। ऐसा नफ़ा का सौदा कि खसारे के ख्याल से ही घबराहट होने लगी थी। अली उसको लेने आया था। जीप ड्राइव कर रहा था, इसलिए रस्मी बातचीत के अलावा उन्होंने आपस में और कोई बात ना की थी। मगर रस्मी बातचीत के दौरान भी अली उसे बहुत दूर महसूस हुआ था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो खुद से कोई आम सी बात भी कर लेती। हालांकि उसे बहुत थकन महसूस हो रही थी, मगर फिर भी उसने खाना खुद बनाया था। अली उसको घर छोड़कर दोबारा अपने स्टेशन जा चुका था और ये भी नहीं बताया था कि वो घर वापस कब आएगा। वो बारी को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई थी। हालांकि ऐसा इरादा तो नहीं था। रात को अचानक आंख खुली तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। रैक पर रखे टाइम पीस पर निगाह डाली। रात का 1:15 बज रहा था। उसने बारी के हाथ पांव दुरुस्त किए और उठ खड़ी हुई। नीचे कारपेट पर अम्मा बेखबर सो रही थी। वो आहिस्ता से जीना उतरकर अपनी ख्वाबगाह में आई। ख्वाबगाह में रोशनी थी। अली जाग रहे हैं, वो हैरत से सोचने लगी और धीरे से दरवाज़ा खोलकर झांका। अली अपने दफ्तरी काम में मसरूफ़ था, मगर उसने दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ सुन ली थी और सर उठाकर सामने देखा था। बारी को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई, पता ही नहीं चला। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए गैर अहम वजाहत की। खाना भी नहीं खाया था आपके इंतज़ार में। आपने खा लिया है ना? वो वार्डरोब से अली का पसंदीदा ख्वाबी का लिबास निकालते हुए बोली। ज़ाहिर है आधी रात गुजर चुकी है, ऐसा करे खाना खा ले। सुबह होने में बहरहाल काफ़ी वक्त है। वो मसरूफ़ अंदाज में उसकी सिमत देखे बगैर गोया हुए। आप आ गए थे तो मुझे उठाया क्यों नहीं? वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। मैंने सोचा आप थकी हुई हैं। वो उसी तरह मसरूफ़ अंदाज में कलम इस्तेमाल कर रहा था। वो लिबास तब्दील करके वापस आए तो अली कमरे में नहीं था। तबीयत और भी परेशान हो गई। वो बेड पर बैठकर उसके कागजात को उलट पुलट करने लगी। तकरीबन 8-10 मिनट के वक्फे के बाद दरवाज़ा खुला और अली अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में ट्रे थी। यह आपने क्या किया? वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी। न जाने क्यों महसूस हो रहा था कि आप खाना नहीं खाएंगी। कुछ अच्छा नहीं लगा। मुतरबा ने आगे बढ़कर ट्रे थाम ली। इस तरह ना करें आप मेरे साथ, मैं इस काबिल नहीं थी। उसकी आवाज़ भरा गई थी। अली जवाब में खामोश रहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वो थोड़ा सा सालन प्लेट में निकाल कर खाने लगी। हालांकि दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो हिचकिचाते हुए पूछ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, वहाँ से बरजस्ता जवाब आया। फिर क्या बात है? उसने मज़ीद हिम्मत की। कोई बात नहीं। क्यों? वहाँ अंदाज़ कतई सादा था। जब इंसान कुछ कहना चाहता है तभी इस तरह होता है। नवाला उसके हलक में अटक रहा था। मसलन किस तरह का? वो बहुत पुरसुकून था। जिस तरह आप हो रहे हैं। वो रौनकी हो गई। अच्छा। मुस्कुराहट बहुत मसनूई थी। कोई बात नहीं है। तो आप फ़िक्रमंद क्यों हैं? बहुत सुकून से सवाल हुआ। फ़िक्रमंद की तो बात नहीं, आप बहुत बदले हुए महसूस हो रहे हैं।
वो बहुत हिम्मत कर रही थी मगर दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। वहम है आपका, दरअसल मसरूफियत बहुत है, अली ने सादा लहजे में कहा। नहीं, वहम नहीं है, दरअसल वो जो है ना, यावर खाना की बेगम, नाज़नीन नाम है उनका। फिर? अली ने कदर दिलचस्पी जाहिर की मगर उसकी तरफ देखा नहीं। वो मेरे पास आई और बोली, तैमूर खाना का फ़ोन आएगा, मैं बच्चे के पास रूपा देवी को भेज देती हूँ, तुम पहले हॉल में बैठी रहो, फ़ोन आए तो मुझे बुला लाना और किसी को पता न चले कि तैमूर खाना का फ़ोन आया था। वो एक तवातुर से बोल रही थी। अली बगौर उसका चेहरा देख रहा था जो हर तरह की बात नहीं, कश्मकश से पाक था। फिर? अली का चेहरा उसकी गहरी सोच का मज़र था। मैं फिर सोफ़े पर लेटकर फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। जब आपका फ़ोन आया तो मैं यही समझी तैमूर खाना का फ़ोन आया, वो सादगी से कह रही थी। अली की हूँ बहुत लंबी और गहरी सोच का इजहार थी। ये तैमूर कैसा इंसान है तुम्हारी नज़र में? अली का सवाल कतई गैर मुतवक्के था। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे हैं, आपको नहीं पता, आपके तो दोस्त हैं। वह हैरानी से बोली, मैं भी मर्द हूँ, वो भी एक मर्द है। एक औरत की राय ले रहा हूँ कि कोई औरत उसे किस दर्जे का मर्द समझती है। अली का लहजा आम सा था। मैंने तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं देखी, जैसे हवेली के दूसरे मर्द हैं वैसे ही हैं वो कुछ सोचते हुए कह रही थी। अलबत्ता बाबा साहब की तरह ज़रा सख्त हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। वो मज़ीद गोया हुई, नाज भाभी की शादी तो उनके सामने ही हुई है, हवेली में पहले से आना जाना था उनका। अली का सवाल बड़ा अजीब सा लगा उसे। वो उलझ कर उसकी सिम देखने लगी। मेरा ख्याल है नहीं, जब मैं हवेली आई थी तो उस वक्त यावर खाना की शादी की तैयारियां हो रही थी। बाद में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिससे पता चलता वो हवेली में पहले भी आती थी। मेरा ख्याल है वो लोग बिल्कुल गैर हैं। नाज भाभी की अम्मी तो बड़ी फैशनेबल हैं, उनके बाल भी कटे हुए हैं, वो ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हैं। हवेली में तो उनकी उम्र की औरतें साड़ियाँ नहीं पहनती हैं। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि गैर लोग हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप? वो उलझी। यूं ही, अली मुस्कुरा दिया। आप मुस्कुराते क्यों हैं? वो कुछ समझी नहीं। चलो नहीं मुस्कुराता, बुरा लगता हूँ मुस्कुराते हुए। नहीं, वो झीम गई। अच्छा लगता हूँ। वो शरारत के मूड में आ चुका था। मुतरबा के सर से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सिरक गया था। उसने हयामेज़ अंदाज में असबात में सर हिलाया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।